स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पाउडर एज ए डोजेस फॉर्म इनके बारे में जिक्र किया था। मैंने आप लोगों को पाउडर्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स बताए पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग कि पाउडर कितने तरीके के होते हैं। उनको क्लासीफाई करने के बाद मैंने एडवांटेजेस ऑफ पाउडर भी बताया था आप लोगों को, डिसएडवांटेजेस ऑफ पाउडर भी बताया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स भी बताया मैंने आप लोगों को। अलग अलग टाइप के जो एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं पाउडर बनाते समय, इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। नोट्स भी आप लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, आप लोग नोट्स साइड बाय साइड बनाते रहिएगा। अब जो मैं आज आप लोगों के सामने लेक्चर लेके स्टार्ट कर रहा हूँ बातों को अपनी, वो है पाउडर के जस्ट बाद की जो यूनिट है आप लोगों के, पाउडर के जस्ट बाद में जो आती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है लिक्विड डोजेस फॉर्म। कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं। हालांकि आप लोगों को लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के बारे में मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन जब लेक्चर हम लोग के चल रहे थे तो बहुत सी बातें बता रखी हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को अपने हाथों से बना रखा है। आप लोगों ने माउथ वॉश बनाया, एलिक्सर्स बनाए, सिरप बनाई, मेडिकेटेड सिरप्स बनाई, है ना, और गार्गल्स बनाए। तो व्हाट आर दीज, ये सारे की सारी ही क्या हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में कोई ख़ास दिक्कतें आएंगी, बट फिर भी अगर कोई भी दिक्कतें आएँ तो आप लोग गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं। तो ज़रा आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन कह रहा है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर मोस्टली प्रिफर्ड टू चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स हु आर फाइंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। तो मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बता रखी है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्यों बनाई गई। सॉलिड डोजेस फॉर्म ही बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे और जो बूढ़े बच्चे हैं, सॉरी जो बूढ़े आदमी हैं, छोटे बच्चे और जो बूढ़े आदमी हैं, जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, उनको टैबलेट कैप्सूल खाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। छोटे बच्चे को आप आसानी से नहीं खिला सकते और बुढ़ों को भी आराम से आप नहीं खिला सकते, उनको दिक्कत होती है निगलने में दवाइयों को। तो जब दवाइयों को आपको किसी भी बॉडी के अंदर, खासकर बच्चों और बूढ़ों तक पहुंचाना है, तो सबसे जो सिंपल रूट होता है, सबसे आसान रूट जो होता है, वो कहलाता है आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब सेकंड पॉइंट देखिए, और इसके बारे में क्या बात हो रही है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग एपीआई इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म आप बनाते कैसे हैं, जब आप एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को किसी भी एक्वस, एक्वस मीन्स क्या, पानी वाली चीज़, किसी पानी में या ऐसी लिक्विड जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, या फिर नॉन एक्वस कोई गाढ़ी चीज़, कोई विस्कस चीज़, दोनों में अगर आप एपीआई को मिक्स करते हैं और उसमें टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, हीट करते हैं, उसे हीट करते हैं, तो किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स का निर्माण होता है। तो आज आपने एक बात फिर से ये बात रिकैप कर ली कि अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने के लिए जो मेन दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो चाहिए होती हैं, पहला एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा एक व्हीकल, एक सहायक। और वो सहायक व्हीकल क्या हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है यानी पानी वाली चीज़ जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और नॉन एक्वस यानी कोई गाढ़ी चीज़ यानी कोई विस्कस चीज़ भी। ठीक है ना। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते क्या है और इनको बनाने की ज़रूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इन लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या है इनके सबसे अच्छे एडवांटेजेस। तो पहला पॉइंट देखिए, ड्रग्स आर रैपिडली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। जाहिर सी बात है, कोई सॉलिड की चीज़ है, जब वो आपके पेट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर जाएगी और उसमें मिक्स होगी आपके गैस्ट्रिक जूस में, तो क्या होगा, पहले सॉलिड कंटेंट क्या होगा, लिक्विड आपके जो स्टमक के अंदर जो आपके जो जूस है, आपका पेप्टिक जूस है, उसमें डिज़ोल्व होगा, टूटेगा, टूटने के बाद तब जाके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा, ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा, तब आपके ब्लड आपके बॉडी के ऑल ओवर द पार्ट बॉडी, जब वो ब्लड जाएगा तब जाके आपको कोई इफ़ेक्ट किसी भी ड्रग का दिखेगा। लेकिन ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना, यानी कि कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन कोई चीज़ जो एपीआई है, अगर वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में बना दिया जाए तो क्या होगा, टूटने वाला जो समय था कि पहले कोई सॉलिड जाता, फिर वो टूटता, फिर वो मिक्स होता, फिर वो ब्लड में मिलता, ब्लड जाके तब आपके पूरे
बॉडी पार्ट्स में हर जगह पे रोटेट करता और तब जाके आपको कोई असर दिखता, तो उतना टाइम गैप आपने मेंटेन कर लिया, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, जब कोई चीज़ ऑलरेडी एक लिक्विड स्टेट में तो सीधे जाएगी आपके ब्लड में मिल जाएगी आपके ब्लड सीधे बॉडी पार्ट में रोटेट करेगा और आपको तुरंत असर मिलना किसी भी दवाई का शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला एडवांटेज ही लिक्विड डोजेस फॉर्म का यही है कि ड्रग्स आर रैपिडली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, जल्दी असर करने के लिए एज कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है। दूसरा, they are the most suitable dosage forms for infant, children's, geriatrics and mentally disturbed patients। तो नवजात शिशु, पैदा हुए वाले बच्चे, जेरियाट्रिक्स का मतलब बूढ़े, और जो मेंटली डिस्टर्ब बंदे जो होते हैं बेचारे, उनको, जिनको आप दवाई आसानी से नहीं खिलवा सकते ओरल रूट के थ्रू, तो सबसे आसान तरीका यही है कि उन ड्रग्स को, उन दवाइयों को आप लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। बड़े आसानी से आप इस तरीके के पेशेंट्स पे आप ड्रग्स को उनकी बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं। थर्ड, इन केस ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशंस दे एश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म्स। जाहिर सी बात है, अगर एपीआई किसी भी व्हीकल के अंदर, चाहे वो एक्वस हो चाहे नॉन एक्वस हो, उसके अंदर अगर अच्छे से मिल जाएगा तो होमोजीनियसिटी तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी। वो सॉल्यूशन, वो मिक्सर क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, और जब यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी तो आपकी डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा अच्छे समय तक चलेगी, अच्छा रिजल्ट देगी, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और जो चौथा पॉइंट आ रहा है एडवांटेज के रिगार्डिंग, वो क्या आ रहा है, डोजेज कैन बी ईजली वेरिड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट्स। अब देखिए टैबलेट के केस में क्या है, 500 mg की टैबलेट है या 250 mg की टैबलेट है। अब छोटे बच्चे हैं मान लीजिए, अब उनको टैबलेट आपको देना है तो आप लोग क्या प्रोसेस अपनाते हैं, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो तोड़ते समय जब आप अपने हाथों से ब्रेक करते हैं टैबलेट को, 500 mg की टैबलेट को या 250 mg की टैबलेट को पेशेंट के हिसाब से, तो आप डोजेज यूनिफॉर्मिटी तो कर नहीं सकते। उसमें क्या है, तोड़ते समय कुछ चीज़ें बिखर जाती हैं, कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं टूट पाती, जाहिर सी बात है। तो आप डोज एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर सकते सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में। या तो फिर वो बिल्कुल एक्यूरेसी मतलब 500 मतलब 500 ही है एडल्ट डोज, या फिर वो 250 मतलब 250 है, यानी कि 12 साल मतलब 13 साल तक के बच्चों के रिगार्डिंग हो गई, ये चीज़ है। अब लेकिन जो छोटे हैं, उससे छोटे हैं, 8 साल से कम है, 5 साल से कम के बंदे हैं, उनके रिगार्डिंग क्या, तो ये एक गलत तरीका है। तो ऐसे केस में क्या है, डोज एडजस्टमेंट अगर करवाने वाली बात होती है तो आपने देखा होगा सिरप्स के केस में मेजरिंग ढक्कन लगे होते हैं। ढक्कन के अंदर क्या होता है, 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml, 10 ml। तो जैसा जैसा आपको एज के हिसाब से आपको डोजेस फॉर्म बंदों को देनी है, बच्चों को, आप उनको अपने हिसाब से डोज एडजस्ट बड़े आसानी से हर कोई आदमी कर सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे एडवांटेजेस निकल के आए जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के थे। लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बता रखी है कि हर चीज़ के अपने अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तभी तो एक का रिप्लेसमेंट दूसरा आया हुआ है मार्केट के अंदर, नहीं तो एक ही चीज़ बहुत बेहतर होती, दूसरी चीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो डिसएडवांटेज भी अब आप देख लीजिए कि क्या कह रहा है, डिसएडवांटेज भी हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो देख लीजिए, these forms are bulky and therefore inconvenient to carry, transport and store। क्योंकि बोटल्स के अंदर भर के रखना पड़ता है। अब वो कांच की बोतलें हैं, प्लास्टिक्स की बोतल हैं, लेकिन इनको ले जाना एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, ट्रांसपोर्ट करना, उनको स्टोर करने की समस्या, ये थोड़ी सी ज़्यादा आती है भाई। ये लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है ना। और कॉस्ट अपने आप ही बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। जब आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े जार्स का, बड़े बड़े बल्कि चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, स्टोर करने के लिए आप अलग से रैक्स बनाएंगे, तो अपने आप ही जो लागत है, बनाने की लागत और मैन्युफैक्चर जो बेचने की जो लागत है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट इन एक्वस सिस्टम इज पुअरर देन इफ दे आर फॉर्मुलेटेड एज सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा रहती है लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में। मैंने आप लोगों को ये लेक्चर में भी बता रखा है जब हम लोग ऑफलाइन मोड पे पढ़ रहे थे कि कोई भी डोजेस फॉर्म जिसके अंदर पानी होगा तो क्या होगा, चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ अपने आप ही बढ़ जाएगी। और अगर माइक्रोब्स का अटैक हो गया, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, आपने एक बार किसी भी लिक्विड ढक्कन की अगर सील तोड़ दी और उसके बाद अगर आपने उसको विद इन द टाइम, जितना उसका टाइम बंधा हुआ है, अगर उसमें यूज़ नहीं किया तो क्या होगा,
अपने आप ही उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो दवाई है वो अपने आप ही ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें निकल के आती हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में। और ये थर्ड पॉइंट इसको एक अच्छे से बता पा रहा है कि two incompatible drugs cannot be given together as it is possible in case of solid dosage forms। अब इनकॉम्पेटेबल ये बात भी मैंने आपको बता रखी है कि एक होता है कॉम्पेटेबल, यानी कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिलाई जाती है तो दूसरी चीज़ के पहली चीज़ में मिलाने से दोनों की प्रॉपर्टी पे कोई भी फ़र्क ना आए, दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं, जो चीज़ आप बनानी चाह रहे हैं वो अच्छे से बन जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पेटेबल। और इनकॉम्पेटेबल का मतलब क्या है, यानी कि एक चीज़ में अगर आप दूसरी चीज़ मिला रहे हैं और मिलाने की वजह से जो पहली चीज़ जिसमें आपने कोई चीज़ मिलाई उसकी फिजिकल, केमिकल या कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे ज़रा सा भी इफ़ेक्ट आया, उसने उस चीज़ को चेंज कर दिया, तो दैट इज़ इनकॉम्पेटेबल। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब मान लीजिए एपीआई कोई और है, अगर वो उस लिक्विड व्हीकल के अंदर मिल ही नहीं पा रहा है, लिक्विड डोजेस फॉर्म आप आसानी से कैसे बनाएंगे, वो दवाई अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये 3-4 डिसएडवांटेजेस थे लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ में भी आने लग गया होगा कि क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को। अब देखिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया कि और ये कितने कितने तरीके की अवेलेबल है, मार्केट में कितने कितने तरीके की अवेलेबल हैं। तो देखिए, दिस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को आपने 2 भागों में और डिवाइड कर दिया। पहले वाले पार्ट को आपने कहा, फर्स्ट वन इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, और दूसरे वाले को आपने कहा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। तो मोनोफेजिक का मतलब क्या है, मोनो मीन्स वन, जिसकी एक फेज हो, केवल ओनली वन फेज, और बाईफेजिक का मतलब जिसकी 2 फेज हो, 2 फेज, ठीक है ना। 2 फेज मीन्स क्या, इमल्शन, सस्पेंशन, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, समझ रहे हो। तो ये वाली बात है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को आपने 2 भागों में डिवाइड किया। पहले वाले को आपने कहा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, और दूसरे को आपने कहा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को भी आपने फर्दर क्लासीफाई कर दिया। ये जो सिंगल डोजेस फॉर्म होती हैं, सिंगल डोज, ये भी कितने कितने भागों में अवेलेबल हैं और मार्केट में किस किस चीज़ से जानी जाती हैं, इसको भी देखिए ज़रा। मोनोफेजिक इज फर्दर क्लासिफाइड एज, नंबर फर्स्ट इज फॉर ओरल यूज़, जो माउथ के थ्रू यूज़ किए जाने वाली जो ड्रग्स होंगी, जो डोजेस फॉर्म होंगी, उनको पहले भागों में बांटा गया। दूसरा फॉर एक्सटर्नल यूज़, यानी आउटसाइड द बॉडी, मतलब जो माउथ के थ्रू दवाइयाँ ना ले जा पा रही हों और आपके बाकी कैविटी के रूट से, आपके स्किन के थ्रू या बाकी पार्ट्स के थ्रू ली जा रही हों, उसमें भाग में बांटा गया। तीसरा फॉर स्पेशल यूज़, अब ये क्या है स्पेशल यूज़, अभी हम आगे जानते हैं इसके बारे में। एंड फोर्थ वन है फॉर पेरेंटल यूज़। पेरेंटल का मतलब बस आंख बंद करके आप इस बात को जान लीजिए, इंजेक्शंस इंजेक्शंस इंजेक्शंस, ठीक है ना। तो इन 4 भागों में आपने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को बांटा। पहला आपने कहा फॉर ओरल यूज़, दूसरा आपने कहा फॉर एक्सटर्नल यूज़, थर्ड आपने कहा फॉर स्पेशल यूज़, और फोर्थ आपने कहा फॉर पेरेंटल यूज़। अब ओरल फॉर ओरल यूज़ के अंदर जो एग्जाम्पल, जो मार्केट में फॉर्मुलेशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं जरा देख लीजिए। फॉर ओरल यूज़ में एग्जाम्पल्स हैं सिंपल मिक्सर्स एंड कंसनट्रेट्स, जो सिंपल मिक्सर्स होते हैं। दूसरा सिरप्स जो अवेलेबल हैं, आप सब लोगों ने देख रखी हैं। एलिक्सर्स, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी बना रखा है। बच्चों के एलिक्सर्स जो होते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में पैरासीटामोल का एलिक्सर बना रखा है, ठीक है ना। तो सिरप्स, एलिक्सर्स, ड्रॉप्स बच्चों के लिए, ठीक है ना। लिंक्टसिस, टिंचर्स, अभी जब हम लोगों ने अभी होम्योपैथी की बात पढ़ी तो हम लोगों ने टिंचर्स भी आपको बताया कि व्हाट आर टिंचर्स, एंड स्प्रिट्स। तो सिरप्स, एलिक्सर्स, ड्रॉप्स, लिंक्टस, टिंचर और स्प्रिट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं फॉर ओरल यूज़ और मोनोफेजिक के अंदर। फिर दूसरा फॉर एक्सटर्नल यूज़, जो बाहर लगाने जाने वाले जो डोजेस फॉर्म हैं, वो कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल्स हैं लोशन, लिनीमेंट्स और कॉलिडोन्स, ठीक है ना। इनको मैं डेफिनेशन के हिसाब से भी आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि किस चीज़ को आप क्या कहते हैं और कौन सी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, ठीक है ना। और फॉर स्पेशल यूज़, स्पेशल यूज़ में आने वाले जो प्रोडक्ट हैं मोनोफेजिक के अंदर, वो कौन कौन से हैं। गार्गल्स, आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया है गार्गलिंग करने के लिए। दूसरा माउथ वॉश बना चुके हैं आप लोग। थ्रॉट पेंट्स, फिर नेज़ल ड्रॉप्स, नाक में डालने वाली ड्रॉप्स, एंड स्प्रेज, फिर डचेज, फिर एनिमाज, आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, ईयर ड्रॉप्स,
इनहेलर्स एंड एरोसॉल्स। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात जानी वो फर्दर क्लासिफिकेशन जाना मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म्स का। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो बात करेंगे बाईफेजिक डोजेस फॉर्म, यानी कि अब जैसे अभी मोनोफेजिक को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, तो हम अगले लेक्चर में बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को क्लासिफाई करेंगे और उसमें जो डोजेस फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है जो फर्दर उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप लोग गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स भी मैं अभी अटैच कर देता हूँ, आप लोग नोट्स को फॉलो करते हुए अपनी नोट्स को प्रिपेयर करिए। थैंक यू।